बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास आप सबको जोग्राफ़ी की क्लास में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मैंने आप लोगों को उसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस और तफसीली सवाल तो करवा दिए थे। आपको मैंने एक वर्क दिया था छोटा सा। वो वर्क ये था कि आपने उसकी जो मश्क में MCQs थे उसको मैंने कहा था एक दफ़ा आपने देखना है। तो उम्मीद है कि आपने उसको कोशिश की होगी करने की। तो पहले तो आप उसको मैच कर लें मेरे वर्क के साथ, देखें कि आपने ऐसे ही वर्क किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। पहले आप सब जो है अपनी जोग्राफिया की बुक्स ओपन कर लें, उसमें जो हमारी मश्क है उससे हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 मश्क में है, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है, आपने टिक करना है। पॉइंट नंबर 1 है कि ज़मीन के बैरूनी मरकज़ा की मोटाई कितने किलोमीटर है। बैरूनी मरकज़ा की मोटाई 2250 किलोमीटर, यानी दाल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दुनिया के 70% आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो पहाड़ हैं आतिशफिशा वो कहाँ पाए जाते हैं, समंदरों के फ़र्श पर, लेकिन समंदरों के अंदर छुपे होने की वजह से हमें वो ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो हमारा जो अलिफ ऑप्शन है वो करेक्ट है। पॉइंट नंबर 3 है, बालाई मेंटल की मोटाई कितने किलोमीटर है। बालाई मेंटल है 670 किलोमीटर का। पॉइंट 4 1990 में ईरान के ज़लज़ले से कितनी जानों का नुकसान हुआ। जो आपने टेबल ज़लज़लों की फहरिस्त वाला टेबल पढ़ा है उसके अंदर ये मेंशन है। 1990 का ज़लज़ला जो ईरान में आया था और उससे 40,000 लोगों का जानी नुकसान हुआ था। तो हमारा जीम ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पॉइंट 5 देखिए, ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ज़लज़लों की पैमाइश के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, सीज़मोग्राफ। सीज़मोग्राफ आंसर जो है वो सही है। तो ये हमारे MCQs से, उम्मीद है कि आपने ऐसे ही किया होगा। अब हम जो है अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बाब नंबर 8। ठीक है, बाब नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बाब नंबर 8। तो बाब नंबर 8 जो है वो क्या है, कान कुनी। ये चैप्टर किसके बारे में है, कान कुनी और तवानाई के वसाइल। एनर्जी, हमें जो अपने डेली रूटीन के लिए, अपने कामों के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है और कान कुनी क्या होती है, स्पेशली हम इसको डिस्कस करेंगे आज के लेसन में, इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया सबक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कान कुनी क्या है और इसकी शराइत क्या होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कान कुनी बहैसियत एक सनत। स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक ने ज़मीन के अंदर बहुत बेशुमार किस्म के ख़जाने जो है वो छुपा रखे हैं। ख़जाने इस सेंस में कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी अहम चीज़ें होती हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में भरपूर इस्तेमाल होता है और हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को खोद कर वो चीज़ें निकाल लेते हैं, वो ख़जाने जो होते हैं वो निकालते हैं और उनका फिर अपनी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अपनी फैक्ट्रीज़ में मशीनों को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो ज़मीन के अंदर वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं और जिनका एक इस्तेमाल मौजूद है हमारे लिए, उन्हें कहते हैं मादनियात। और ये जो कीमती मादनियात होती हैं जैसे कि लोहा, कोयला, संगे मरमर, तेल, गैस, पेट्रोल वगैरह, ये सब कुछ ना ज़मीन के अंदर होता है। इसमें सोना भी हो सकता है, हीरे जो होते हैं उनके पत्थर, कीमती पत्थर वगैरह और नमक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ये सब मादनियात है। और मादनियात वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं और जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें उन्हें खोद कर, खुदाई करके निकालना पड़ता है और इन तमाम चीज़ों का फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ कहते हैं फैक्ट्रीज़, जहाँ पर हम इनको यूज़ेबल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, क्योंकि जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो ये प्योर नहीं होती, ये उतना अच्छे से क्लीन नहीं होती कि हम उन्हें साथ ही यूज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें। इनमें फ़र्दर प्रोसेस किए जाते हैं, इनको डिफरेंट अवामिल से गुजारा जाता है, उसके बाद फिर इन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने देखी, ये जो मादनियात हैं
इनको खोद कर निकालना ही क्या है एक्चुअली कानकुनी। कानकुनी क्या है, ज़मीन को जब हम खोदते हैं, खोदने के बाद हम उसके अंदर से जब इन कीमती मादनियात को निकालते हैं तो वो है कानकुनी। कानकुनी क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ना इसकी तारीफ़ है, इसको अंडरलाइन कर लें। ज़मीन की सतह के नीचे से कीमती मादनियात और दीगर अशिया को निकालने को कानकुनी कहते हैं। जब हम खुदाई करते हैं, खोद कर ज़मीन के नीचे से उन कीमती चीज़ों को बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं कानकुनी। पाकिस्तान के अंदर सुरन सी 2 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो हैं कानकुनी से वाबस्ता हैं, कानकुनी करते हैं। और कौन सी 2 जगह हैं, एक तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, दूसरा है सतह मुर्तफ़ा पोठोहार। ये 2 इलाके। तो सतह मुर्तफ़ा नाम जो है ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा, तो उसके बाद थोड़ा सा बता दूँ कि ये कहते किसको हैं। सतह मुर्तफ़ा कोई भी ऐसी जगह होती है जो होती तो प्लेन एरिया है, मैदान की तरह सीधी होती है, लेकिन वो ऊंची होती है। आम ज़मीन जो होती है वो नीचे होती है, लेकिन जो सतह मुर्तफ़ा है वो आम ज़मीन के मुकाबले में ऊंचाई पर होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपके सामने एक ऊंचा नज़र आ रहा है मैदान, ये ऊंचा मैदान देखें ना, ये ज़मीन, ये आम ज़मीन है और ये इससे ऊंचाई पर है। पहाड़ से इसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन आम ज़मीन, आम मैदान के मुकाबले में इसकी जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा होती है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो किसी मैदान की तरह प्लेन होता है, बिल्कुल साफ़, ठीक है। तो इस तरह के एरियाज़ को कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। तो बलूचिस्तान के अंदर सतह मुर्तफ़ा और पंजाब में जो पोठोहार का इलाका है, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार, वहाँ पर जो है लोग कानकुनी के पेशे से वाबस्ता हैं। नक्शे में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये है सतह मुर्तफ़ा पोठोहार। और इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है ये बलूचिस्तान का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मादनियात जो है वो मिलती हैं। स्टूडेंट्स, कानकुनी जो है वो एक पेशा है, लोग काम करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने, जो लोग इससे वाबस्ता होते हैं उन्हें बहुत से इसमें काम करना पड़ता है, खुदाई करना पड़ती है, बहुत सी मशीनरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है और जो निकाली हुई मादनियात होती है उन्हें फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में। तो ये पूरी सनत है, एक पूरी इंडस्ट्री है और ये लोगों को रोज़गार फ्राहम करती है। बहुत से लोगों की जो आमदनी है वो इससे वाबस्ता है। और जिन ममालिक के अंदर कानकुनी बड़े अच्छे पैमाने पर और मॉडर्न तरीक़ों से की जाती है, मशीनरीज़ के साथ की जाती है, उनकी जो मैशियत है वो बहुत तरक्की करती है और वजह यह है कि मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कानकुनी की अहम शराइत। मतलब ये कि कानकुनी करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें होंगी तो कानकुनी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो इन्हें हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो कानकुनी के लिए सबसे जो पहली शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि कानकुनी के माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएं। मतलब ये कि जो लोग कानकुनी में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी खिदमत ली जाए, उनके सुपरवाइजिंग में ये काम किया जाए, वो गाइड करें, रहनुमाई करें, तो ये काम जो है, ये कानकुनी का काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसी तरह मज़दूरों की ज़रूरत होती है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो आम मज़दूर हैं, आम कारकुन हैं, इंजीनियर्स के अलावा उनका भी तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी मज़दूर उठ के जो है वो कानकुनी आसानी से कर सकता है, इसके लिए जो है एक्सपर्ट होना पड़ता है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही जो है वो कानकुनी अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब है कि कानकुनी के बाद जो मादनियात ज़मीन से निकाल ली जाती हैं, फिर उनको उस जगह से किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाना होता है, किसी सनत तक, किसी फैक्ट्री तक ट्रांसफ़र करना होता है, जहां पर उस पर मज़ीद प्रोसेस करके उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो उसके लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हो, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट, जिसके ज़रिए बाआसानी हम मादनियात को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। इसी तरह कानकुनी के लिए मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का, जिसके ज़रिए खुदाई की जाती है और मादनियात को निकाला जाता है। अगर मशीनरी अच्छी होगी तो जो कानकुनी का काम है वो बहुत आसानी के साथ और जल्दी हो सकता है। इसी तरह कानकुनी के लिए हमें बड़ी सनतों की भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जब मादनियात हम निकालेंगे तो उसे हमने किसी न किसी इंडस्ट्री, किसी न किसी सनत या फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। तो सनतों का लगाना ज़रूरी है, सनतें लगी होंगी, मौजूद होंगी, तो ही हम अपना मादनियात जो है उसे निकाल कर वहाँ ले जा सकते हैं और उसको मज़ीद इस्तेमाल में लाने के लिए उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं।
और एक और बहुत अहम शर्त कानूनी के लिए वो ये कि कानून की खुदाई के लिए और मादनियत को निकालने के लिए वाफर माली वसाइल, बहुत सा पैसा भी होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपके पास पैसा होगा तो ही आसानी के साथ आप जो है वो मशीनों पर पैसे लगा सकते हैं, उसकी खुदाई आसानी के साथ कर सकते हैं। जो मज़दूर, जो कारकुन उसमें वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर उनको भी सैलरी देनी होगी, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। फिर सनतें लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत सारा जो वसाइल है, माली वसाइल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई रुकावट ना हो आपके काम में, आप आसानी के साथ कानूनी का जो अमल है वो जारी रख सकें। तो ये थे हमारे कानूनी की शराइ जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेते हैं। आपकी मश्क में सवाल नंबर 2 देखिए, तफसीली सवाल नंबर 2 सवाल है कि कानूनी की अहम शराइत की निशानदेही करें। तो जवाब के लिए सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कानूनी की अहम शराइत, ये आपकी मेन हेडिंग है जवाब के लिए। उसके बाद आपने इस पैराग्राफ को ना पॉइंट्स में करना है, हर लाइन जो है वो एक पॉइंट है। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, पॉइंट 1 मैंने लिखा हुआ है ऊपर, कानूनी के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। सेकंड पॉइंट उसी के आगे से है कि कानून मज़दूर तरबियत याफ्ता हों। उसी से आगे हमारा थर्ड पॉइंट है निकाली गई मादनियात को सनतों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन ज़राए आमदोरफ्त मौजूद हों। पॉइंट 4 है कानूनी के लिए जदीद मशीनों का होना भी ज़रूरी है। पॉइंट 5 कानों की मुकम्मल खुदाई और मादनियात को निकालने के लिए वाफिर माली वसाइल का होना बेहद ज़रूरी है ताकि वह काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। और जो लास्ट लाइन है वो लास्ट पॉइंट नंबर 6 है मादनियात को खामाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सनतों का मौजूद होना या नई सनतों का लगाना ज़रूरी है। इसी क्वेश्चन को आपने होमवर्क करना है, नोट डाउन कर ले अपनी डायरी। तफसीली सवाल नंबर 2 जो है वो लिखना भी है और याद भी करना है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।